वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज का एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एक्चुअली ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है, बस कंसेप्ट को आपको समझना है। एक बार जो कंसेप्ट ने पकड़ लिया आपको और आपने उसको, तो ये चोली दामन का साथ है जो छूटेगा नहीं। समझना है आपको, एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ने में सिर्फ आपको डिफिकल्टी होती है। इवन अगर आप किसी इवन जो 12th पास, इवन जो डॉक्टर्स हैं, अगर उनके पास भी अपनी एनसीईआरटी उठा के ले जाओ और बोलो ये एक्सपेरिमेंट हमें समझा दो, तो शायद वो भी नहीं समझा पाएगा। पर एक्चुअली इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये आसान सी चीज है। आइए देखते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। ओके, मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया लास्ट क्लास में, मैंने आपको टीएच मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन आपके जेनेटिक्स में बताया है। समझ में आई बात? इनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं कि नहीं कहते? तो क्या क्या इनने अपने जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन दिया वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉस ओवर, इन सब के बारे में। पर उससे पहले कि मैं आपको ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट बताऊं टीएच मॉर्गन का, वी नीड टू लर्न अबाउट व्हाट मेरे बच्चों। आपको सबसे पहले हमको क्या पढ़ाना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा? हमको पढ़ना पड़ेगा लिंकेज के बारे में, जो हमने पढ़ रखा है। पर देखो, बिना लिंकेज के समझ में नहीं आएगा। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में, कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। डन है। हमारे पास इस क्रोमोसोम में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास दो डिफरेंट क्रोमोसोम में जीन है तो कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तू इधर चले जा, तू इधर चले जा, आराम से कहानी चलेगी। पर मान लो दो डिफरेंट जीन्स एक ही क्रोमोसोम में है, कैपिटल ए, ठीक है बच्चों, और ये है कैपिटल बी। ओके, ये है कैपिटल बी। अगर आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पे दो डिफरेंट जीन बहुत ही पास पास हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। ये हमारी लास्ट क्लास की चर्चा है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं बच्चों लिंक्ड जीन्स, जो पास पास होते हैं क्रोमोसोम के। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ बोलो मेरे साथ? हुआ ये, अच्छा ये एक क्रोमोसोम दूसरा भी मैं बना लेती हूं। यहां पर ये एक क्रोमोसोम है जिसका ये है स्मॉल ए जीन, और ये है थोड़ा बहुत ही मोटा क्रोमोसोम बना दिया है मैंने, थोड़ा पतला बना लेती हूँ। ठीक है, सो ये एक क्रोमोसोम है जिस पर एक जीन स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है, ये भी एक लिंक्ड जीन है। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर इनके बीच में हुआ क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो भैया गैमीट ऐसे ही बनेंगे जैसे ये है, खुद पेरेंटल वाले। पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, अगर मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हुआ बच्चों इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में, तो क्या होगा? अगर मैम क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये जो क्रोमोसोम के जीन्स हैं डिफरेंट वाले, ये इतने पास हैं कि क्रॉस ओवर होने के बावजूद अलग अलग नहीं होंगे। ये पूरा ए और बी, ठीक है, ये पूरा बच्चों ए और बी यहां पर आ जाएगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी पूरा पूरा इधर आ जाएगा बच्चों, और इधर स्मॉल ए और स्मॉल बी इधर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी पूरा इधर आ जाएगा। तो कोई चेंजेस आए ही नहीं, समझ रहे हो बात को? तो कोई चेंजेस हमारे पास आए ही नहीं, पूरा पूरा सेगमेंट उठकर चला गया उस क्रोमोसोम का। सो इस प्रकार की कहानी को हम कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं? लिंकेज। लिंकेज जो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, समझिए मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। लिंकेज ज्यादा शो होगा अगर डिस्टेंस में कमी होगी जीन्स की। सो हम ये कह सकते हैं लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। समझ आ गई बात? लिंकेज को हम डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानते हैं, क्योंकि जीन्स के बीच में जितनी दूरी होगी लिंकेज उतना कम होगा। आपने जब क्रॉस ओवर किया तो आप चाह रहे थे कि कोई नया कॉम्बिनेशन बने, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया ऐसा है कि जब ये लाल वाले क्रोमोसोम होंगे फिर से अलग होंगे, तो फिर से इनके पास कैपिटल ए कैपिटल बी जीन आएगा, दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल ए स्मॉल बी जीन आएगा। कोई नया कॉम्बिनेशन बना क्या? आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही तो था, एक क्रोमोसोम में ए कैपिटल बी साथ में था, यहाँ पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी साथ में, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी साथ है, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी साथ है। कोई चेंज हुआ क्या? आपको ऐसा दिखाई दिया क्या? क्या आपको ऐसा दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दिया ना ऐसा। ठीक है, तो जब कोई नया कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है तो क्या इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ क्या? नया कॉम्बिनेशन बना क्या? नहीं। हमें ये कॉम्बिनेशन पेरेंट में भी दिख रहा था, ये कॉम्बिनेशन पेरेंट में भी दिख रहा था कि कोई नया कॉम्बिनेशन बना क्या बच्चों? इससे नहीं बना। इट मीन्स टू से दैट कि अगर आपके क्रोमोसोम में
दो डिफरेंट जीन बड़े पास पास होते हैं तो एक्सचेंज होने के बावजूद वो अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब ये एक दूसरे के जय वीरू हैं। ओके, जैसे कि जय वीरू जो है वो मरने के बाद ही अलग हुए, यहाँ पर क्रोमोसोम की डेथ होने के बावजूद ये दोनों जीन अलग नहीं होते। ठीक है, कितने भी क्रॉसिंग ओवर करा लो ये अलग नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, बहुत ही नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी होती है। सो लिंकेज में होता यह है कि दो जो जीन्स होते हैं वो बड़े ही पास पास होते हैं और जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो ये साथ ही साथ जाते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। दैट इज वाई जब लिंकेज हम पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इसमें रिकॉम्बिनेंट बहुत ही कम बनते हैं। कई बार थोड़ा अगर डिस्टेंस बढ़ा, ध्यान से समझना, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे लिंकेज कम होते जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे लिंकेज उतना कम होता जाएगा। हम ये जरूर कह सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, हम ये जरूर कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये क्या बोल गई मैम, लास्ट क्लास में ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूं मैं आपको, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट द रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं। ये देखो काली स्लाइड, इनको अभी आना था, चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, सपोज दैट ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, डन। यहां पर हमने कैपिटल ए लिया और यहां पर हमने कैपिटल बी लिया, यहां पर हमने स्मॉल ए लिया, यहां पे हमने स्मॉल बी लिया, डन है बच्चों इतनी बात। या आप क्या देख रहे हो कि जीन्स का डिस्टेंस जो है मेरे लल्ला वो बहुत दूर दूर है। पहले वाले में आपने क्या देखा कि जीन्स का डिस्टेंस बड़ा पास पास था तो पूरा पूरा सेगमेंट उठ के इधर आया, पूरा पूरा सेगमेंट उठ के इधर आया, कोई कुछ नया कॉम्बिनेशन नहीं बना। तो जीन जितना पास होगा लिंकेज उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लिंकेज उतना कम होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका क्रॉसओवर बना दूं, ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉसओवर बना दूं तो अगर कुछ इस प्रकार से बने कि यहां पर ए आ जाए, ये बी है यहाँ पे, ठीक है, और यहां पर स्मॉल ए आ जाए, यहां पे स्मॉल बी है। नए कॉम्बिनेशन में हमको ये देखने के लिए मिला कि ये है स्मॉल ए, ये है कैपिटल बी और ये है कैपिटल ए और ये है स्मॉल बी। नया कॉम्बिनेशन बना। क्या ये पेरेंट की तरह दिख रहे हैं दोनों क्रोमोसोम? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं रे। आप लिंकेज के मैंने बताया था ना, पैरेलली हमको 3 लेक्चर लगाने हैं। पहला मैंने आपको बताया लिंकेज एंड इट्स टाइप, दूसरा मैंने बताया मॉर्गन का कॉन्ट्रीब्यूशन और तीसरा मैं बताऊंगी मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। पर आप तो जानते ही मेरे अपनी आदत से मजबूर हूं, बिना रिविजन कराए मैं कोई टॉपिक में घुसती नहीं हूं। तो ये हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके। तो ये बच्चों क्या पेरेंट की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। ये नया कॉम्बिनेशन बना है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको याद रखना है कि अगर जीन दूर दूर होते हैं तो इनको हम अनलिंक्ड जीन कहते हैं। अनलिंक्ड जीन्स में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जीन जितना पास होगा नए कॉम्बिनेशन उतने ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि वो पूरा सेगमेंट उठ के नेक्स्ट क्रोमोसोम में जाएगा। और हमें अगर 2 जीन की स्टडी करनी है तो वो पूरा कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्रोमोसोम में चला गया तो हमें 2 जीन तो हम देख रहे हैं पहले भी वो ऐसे ही अरेंज थे, दूसरे में भी वो ऐसे ही अरेंज है। तो जब हमने अरेंजमेंट देखा तो हमें पेरेंटल जैसा ही मिला। तो दिस इज कॉल्ड एज कि जब हम लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट। समझी गई क्या बोला मैंने आपको? तो जब भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब भी हम लोग लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं तो ज्यादातर हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा नहीं मिलते। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में आज घुसा लो, ठीक है? आपको पता है कि जब तक समझा नहीं देती, जड़ तक नहीं चली जाती, तब तक नहीं मानती। तो आज आपको ये बात याद रखनी है कि मोर लिंक्ड जीन लेस रिकॉम्बिनेशन, लेस लिंक्ड जीन दूर दूर जीन मोर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज ये वाला एग्जांपल है बच्चों, ठीक है? कंप्लीट लिंकेज इज दिस, पूरा सेगमेंट उठकर चला जाए। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब होता है कि आपको कोई रिकॉम्बिनेंट मिले, ठीक है? पूरा लिंकेज हुआ ही नहीं, दूर दूर जीन थे, लिंक्ड जीन थे ही नहीं, बहुत पास जीन ना होने की वजह से नया कॉम्बिनेशन हमको मिल गया। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने पढ़ा कि टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट, लिंकेज को किसने खोजा बेटा? टीएच मॉर्गन ने खोजा। टीएच मॉर्गन नहीं होता एक्चुअली, टीएच मॉर्गन ने ये खोजा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही जीवन में वेरिएशन आता है। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे बच्चों, नो वेरिएशन। आलू में कोई वेरिएशन दिखेगा नहीं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है? उसके बाद प्याज में कोई नया कैरेक्टर आपको दिखेगा कि भैया ये प्याज, ये मम्मी प्याज है, ये पापा प्याज है, ये बच्चा प्याज है। दिखता है क्या? नहीं दिखता ना यार, ठीक है? अब मैं बोलूं इंसानों में, तो मैडम आप जैसे दिखती वैसे आपकी बहन नहीं दिखती, वैसे आपकी मम्मी नहीं दिखती। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
हम लोग कभी भी एक जैसे नहीं दिख सकते, क्योंकि मैक्सिमम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। समझ में आ गई बात? मैक्सिमम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं, जिसकी वजह से जीन्स में एक्सचेंज हो जाता है और हमें नए कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। ये बात याद रखिएगा। टीएच मॉर्गन ने अब सोचे कि किस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके देखें यार, तो उन्होंने चुना ड्रोसोफिला को। क्यों चुना? लास्ट लेक्चर लगाओ बेटा, मैं अभी यहां नहीं बता सकती। सो ड्रोसोफिला को उन्होंने चुना और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करेंगे, या मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में एग्जैक्टली चुना क्या था। समझ में आई बात? ड्रोसोफिला में टीएच मॉर्गन ने क्या क्या कैरेक्टर सिलेक्ट किए। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है। जब तक तुम ये क्रॉस नहीं पढ़ेगा बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तुम ये पढ़ो, डायहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस बाय मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन का डायहाइब्रिड क्रॉस। एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन है मेरे बल्ला? ठीक है, बताओ बताओ बताओ। इसका एक्सपेरिमेंटल एनिमल है ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, इसीलिए फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं? हम किनको कहते हैं? हम कहते हैं टीएच मॉर्गन को। तो इनका एक्सपेरिमेंटल एनिमल है ड्रोसोफिला, जिसे हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े इसमें। चलिए, इन्होंने एक्चुअली दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, मतलब दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, पर आज अभी के लिए हम एक क्रॉस कर रहे हैं और इसमें हम लिख रहे हैं, हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, कौन सा कैरेक्टर एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे लिखूंगी मैं। हम यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर एग्जाम्पल ले रहे हैं वो देखिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं बॉडी कलर और आई कलर। ठीक है, हम यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों बॉडी कलर और बेटा ले रहे हैं आई कलर। ठीक है, हम यहाँ पे बॉडी कलर और आई कलर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी कलर भी कंट्रास्टिंग होगा, एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा, और आई कलर भी बेटा एक डोमिनेंट होगा और एक्सेसिव होगा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉडी कलर। ठीक है, कौन सा बॉडी कलर बेटा डोमिनेंट है, ये हमको पहले पता होना चाहिए ड्रोसोफिला में, और कौन सा बॉडी कलर बेटा रेसेसिव है बेटा, ये भी हमको पता होना चाहिए। डन है ना इतनी बात? सो हम लोगों एक्चुअली जो मेंडल क्या नाम है, मेंडल आता है तो पढ़ लिया ना अपन ने। सो मॉर्गन ने बेसिकली 4 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, 4 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं। 3 पेयर एक्चुअली विंग के बारे में भी उन्होंने बताया, तो 3 पेयर विंग्स, आईज और बॉडी कलर। तो हम लोग ये मानते हैं कि उनके पास काफी सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, पर अभी हम जो कैरेक्टर ले रहे हैं वो 2 ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि उनको 2 कलर उन्होंने इस क्रॉस के लिए लिए, आई कलर और बॉडी कलर। ठीक है, अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है बेटा? रेड आई। ठीक है, रेड आई और बेटा ब्राउन कलर। ठीक है, ब्राउन, डी लिख रही हूं, देखो रेड आई और ब्राउन कलर जो है ये है डोमिनेंट जो है कैरेक्टर। ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर। इसी का रेसेसिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी व्हाइट आई और व्हाइट आई और येलो बॉडी। समझ में आ गई बात? इसको कैसे याद रखें मैम? हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हमको कुछ होता ही नहीं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी जिस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो पढ़ो। ठीक है, बॉडी कलर स्लैश यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आई कलर भी, नहीं तो बोलोगे मैडम आई कलर भी तो लिखा हुआ, आई कलर और बॉडी कलर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो, हम इसको कैसे याद रखें? जो डोमिनेंट है वो गाढ़ा दिखेगा यार, जो रेसेसिव वो हल्का दिखेगा। समझ गए मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं? जो डोमिनेंट है वो गाढ़ा दिखेगा और जो रेसेसिव है वो हल्के कलर का दिखेगा। अब डोमिनेंट क्या है? रेड आई और ब्राउन कलर की बॉडी है। ठीक है, और व्हाइट आई जो है वो है रेसेसिव और येलो कलर की बॉडी है। समझ गए बच्चों? तो ये उन्होंने बॉडी कलर और आई कलर का कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया, क्योंकि इसमें वो 2 कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे, बॉडी कलर और आई कलर, इसलिए हम मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस मानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं? ध्यान से सुनो, इधर आओ, है ना, ये समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम इसको समझा नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखो, जो डोमिनेंट ट्रेट्स है ये दोनों, ठीक है, ये जो डोमिनेंट ट्रेट है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, ये डोमिनेंट ट्रेट, क्या कर रही हो मैडम? ये जो डोमिनेंट ट्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन डोमिनेंट ट्रेट्स को हम हमेशा वाइल्ड टाइप कहते हैं। या थोड़ा आगे लिखती हूँ ना, इन डोमिनेंट ट्रेट्स को हम हमेशा वाइल्ड टाइप कहते हैं। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट है तो वाइल्ड होगा, ओके, ऐसा मान लेते हैं। इन डोमिनेंट ट्रेट्स को हम वाइल्ड टाइप कहते हैं और इनके आगे हमेशा आपको प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है,
प्लस लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, जो कैपिटल उसको देखो बेटा, कंफ्यूजन से बचना है हमको। कई बार कैपिटल स्मॉल जैसा दिखने लगता है, तो उन्होंने इस चीज से निजात पाने के लिए उन्होंने लिखा कि जो डोमिनेंट होगा उसमें प्लस लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है, हम बात करेंगे सिंबल्स की कि हम कौन से सिंबल किसके लिए यूज करेंगे। आ जाओ देखो मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। इसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं कि डोमिनेंट के लिए हमने कौन सा कैरेक्टर यूज किया है, डोमिनेंट। डोमिनेंट में हम लोगों ने आई कलर में क्या यूज किया है, ठीक है, और हमने बॉडी कलर में क्या यूज किया है, ठीक है, बॉडी कलर। ओके, आई कलर जो है हमारा डोमिनेंट क्या है बच्चों, रेड। और यहाँ पे लिख भी लेते हैं रेसेसिव, ताकि तुम्हें याद रहे, नहीं तो फिर तुम लोग मेरा ही मुंडा खाओगे, बताया नहीं, ठीक है। और आई कलर में रेसेसिव हमने क्या लिया है बच्चों, आई कलर में रेसेसिव हमने लिया है व्हाइट। ओके, और बॉडी कलर में हमने डोमिनेंट में क्या लिया है बच्चों, ब्राउन। और रेसेसिव में बॉडी कलर हमने क्या लिया है, बॉडी कलर हमने लिया है, हैंडराइटिंग में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ठीक है, येलो। लाइट कलर को रेसेसिव ले लो और डार्क को डोमिनेंट ले लो। अब व्हाइट को कैसे शो करोगे बच्चों, व्हाइट को W से शो कर लो, तो स्मॉल W। और येलो को कैसे शो करोगे, स्मॉल वाई, ठीक है। तो रेड को इसका प्लस लगा लो तो डोमिनेंट हो जाएगा, प्लस ब्राउन प्लस, ठीक है, समझ गए। ये ट्रेड्स हमको यूज करने हैं, सिंबल यूज करने हैं। अब हम लोग जब नॉर्मली हम लोगों ने मेंडल में पढ़ा कि भैया ऐसा है कि थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिखे तो हम लोग एक ही प्रकार के एलिलिक पेयर ले लेते हैं, तो हम लोगों ने इसको प्लस और विदाउट प्लस से शो किया। तो रेड होगा तो व्हाइट और रेड में क्या अंतर होगा, व्हाइट होगा तो स्मॉल W ले, व्हाइट से W, येलो से Y याद रखना, प्लस लगा दोगे तो इसका डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब रेड इज डोमिनेंट कलर, W प्लस, एंड Y प्लस इज द रेड कलर ऑफ द आई एंड ब्राउन कलर ऑफ द बॉडी, जो कि प्लस में होने चाहिए, इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। नाउ रेसेसिव में जो हल्के हल्के कलर होंगे वो उसके रेसेसिव ट्रेट्स होंगे, जैसे कि आई कलर होगा व्हाइट और ब्राउन कलर होगा उसका, बॉडी कलर होगा उसका येलो, ये इसके रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमको इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाना है। हमको इसको डाई हाइब्रिड क्यों लिया, क्योंकि हम इसमें 2 कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर इंक्लूड कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो रेड कलर ऑफ द आई W प्लस, ब्राउन कलर ऑफ द बॉडी Y प्लस इज द डोमिनेंट ट्रेट, एंड व्हाइट आई विद द W एंड येलो बॉडी कलर इज द, विच इज द Y, इज द रेसेसिव ट्रेट। अब हमको कैसे क्रॉस लेना है इसका, आइए समझते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ध्यान से क्या बोल रही हूं मैं। हम लोगों ने इसमें एक, अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं कि जो भी ये दोनों कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं, ये ड्रोसोफिला के X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात, प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम में नहीं होते ये कैरेक्टर, ठीक है, X क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। ओके, ये दोनों ये जितने भी कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं ये सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम में भी किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, X क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, तो वो सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में ही बात कर रहे थे। हम लोग जो भी बॉडी कलर और आई कलर पढ़ रहे हैं वो X क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, Y क्रोमोसोम में नहीं प्रेजेंट होता। बेटा अब हमें इसमें क्या लेना है, हमें लेना है इसका पेरेंट। अब हम पेरेंट में भैया क्या लेंगे, एक मम्मी लेंगे, पापा लेंगे। अब क्या है कि हम लोग सबसे पहले पेरेंट में मम्मी को कैसा ले रहे हैं वो ध्यान से देखना। पेरेंट 1, ठीक है, पेरेंट 1 में हमने लिया मम्मी को। आपको पता है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, तो मम्मी हमने कैसी ली, मम्मी हमने बेटा कैसी ली, मम्मी हमने ली आपकी येलो बॉडी वाली और व्हाइट आईज वाली, ठीक है। मतलब मम्मी को हमने रेसेसिव लिया है, समझ रहे हो बात को, क्या लिया हमने, देखो पेरेंट में हमने फीमेल को कैसा लिया है, हमने लिया है रेसेसिव, ठीक है, हमने फीमेल को रेसेसिव लिया है। 2 क्रोमोसोम पेयर में आपको दिखाई दे रहे हैं और हमने फीमेल को रेसेसिव लिया है। इसको हमें क्रॉस करना है बच्चों, किससे, इसको हमें क्रॉस करना है मेल से, ठीक है। मेल में एक क्रोमोसोम है X, दूसरा क्रोमोसोम है Y, ठीक है। ये दोनों बेटा फीमेल के तो ये X है, ये भी X है, और मेल में ये X है, दूसरा ये Y है। अब मेल को हमने लिया है डोमिनेंट, मेल को हमने क्या लिया है, डोमिनेंट, जिसमें हमने लिया है भैया ब्राउन बॉडी, Y प्लस से दिखाएंगे ब्राउन बॉडी, और रेड आई। Y क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का आई कलर और बॉडी कलर का जीन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम पेरेंट को, जो मेल है उसमें डोमिनेंट जीन आपको दिखाई दे रहे हैं,
इसलिए मेल को हम वाइल्ड टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वाइल्ड टाइप भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इनके बीच में क्रॉस कराइए। अब अगर आप यहां पर देख रहे होगे तो आप देखो कि दोनों क्रोमोसोम में जो जीन्स की पोजीशन है वो बिल्कुल एक जैसी है और एक ही प्रकार के जीन प्रेजेंट हैं दोनों क्रोमोसोम के एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो भैया इसको दोनों को एक ही, अगर मैं देखो ध्यान से तुमको करके दिखाती हूँ, अगर मैं इसको इससे क्रॉस कराऊं, सपोज दैट भैया अगर हमको F1 क्रॉस कराना है F1 जनरेशन के लिए, तो एक बनेगी फीमेल और एक बनेगा मेल। ठीक है, मेल बनेंगी और फीमेल बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बताओ मेरे साथ। ठीक है, F1 जनरेशन में चलो अगर मैं फीमेल बनाऊं, ठीक है, तो अब हमको तो ये बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है ना, दोनों क्रोमोसोम में जो जीन्स की लोकेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो दोनों को क्यों लेना है यार, एक ही को क्रॉस कर लो ना, क्या टेंशन है। अच्छा देखो एग्जांपल से सिखाती हूँ। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी को हमने फ्यूज कराया था। गैमेट सेपरेट करना बहुत जरूरी है, बिना गैमेट सेपरेट किए तो आप क्रॉस कर नहीं सकते। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया F1 जनरेशन में आपको क्या मिलता, तो बोलते हो आप कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है कि नहीं मिलता, क्या ऐसा बोलते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी दो मिलते? भैया सारे एक जैसे 100% गैमेट जो है वो क्या है बच्चों, ऐसे बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस टॉल। यही पढ़ते थे हम लोग। हम लोगों ने बोला कि F1 जनरेशन में सारे 100% जो प्रोजेनी मिली वो हेटेरोजाइगस टॉल थी। हमने ये थोड़ी बोला कि 2 मिले 10 भी लग गए, इससे कोई मतलब नहीं, परसेंटेज की बात करते हैं यहाँ पर जेनेटिक्स में हम लोग हमेशा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि दोनों फीमेल के क्रोमोसोम एग्जैक्टली सेम है, तो भैया एक ही क्रोमोसोम ले लो, रिजल्ट तो एक ही आएगा। सो एक को हम लोग मिटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं, तो हमने एक को मिटा दिया है। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ हमें फीमेल बनानी पड़ेगी, कुछ मेल बनाना पड़ेगा। अब फीमेल बनाने के लिए भैया वाई क्रोमोसोम से तो तुम क्रॉस करोगे नहीं। ठीक है, तो तुमने फीमेल बनाने के लिए इससे इसको क्रॉस किया। फीमेल जब हमने बनाया तो हमको रिजल्ट में मिला ये, फीमेल जब हमने बनाया तो हमको रिजल्ट में मिला ये, जिसमें एक आया भैया क्या, मेल का क्रोमोसोम, मेल का एक्स क्रोमोसोम है ये, देखो ये मेल का एक्स क्रोमोसोम आया, और दूसरे में मेरे बच्चों आया फीमेल का एक्स क्रोमोसोम। पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में फीमेल कैसी होगी, बोलो मेरे साथ। F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन चल रही है हमारी, F1 जनरेशन में जो फीमेल होगी वो रेड आइड और ब्राउन बॉडी होगी। समझ में आई बात, रेड आई और ब्राउन बॉडी होगी। फिर से देखो, हम लोगों ने जब हमने यहाँ शुरू किया तो हमने फीमेल को यहाँ पर क्या लिया था बच्चों, हमने फीमेल को यहाँ पर लिया था येलो बॉडी। ठीक है, हमने फीमेल को यहाँ पे क्या लिया था, हमने फीमेल को यहाँ लिया था येलो बॉडी और आपकी क्या नाम से, विच टाइप ऑफ आई, वाइट आई। ठीक है, हमने फीमेल को रेसेसिव लिया था, ये कैरेक्टर हमने लिया था, बोलो। और हमने मेल को कैसा लिया है बच्चों, मेल को हमने लिया है आपकी ब्राउन बॉडी और रेड आई। पर जब हमने क्रॉस किया तो हमें कॉम्बिनेशन अलग प्रकार के मिले। हमारी जो फीमेल बॉडी रेसेसिव थी F1 जनरेशन में वो डोमिनेंट हो गई, क्योंकि उसके एक क्रोमोसोम में 2 डोमिनेंट जीन आ गए, मतलब आई कलर का भी डोमिनेंट आ गया, बॉडी कलर का भी आ गया, तो एक्सप्रेशन हमेशा डोमिनेंट जीन का होने लगा। तो आपकी जो क्या कहते हैं रेशियो थी, जो प्रपोर्शन थी, वो F1 जनरेशन में बिल्कुल बदल गई। समझी गई मेरी बात, क्या बोला मैंने। आगे देखते हैं मेल कैसा बनेगा, वो अब आपको समझना जरूरी है। ठीक है, मेल कैसा बनेगा वो देखते हैं। मेल में अब हमको क्या करना है, इससे इसको क्रॉस करा दो तो मेल बन जाएगा। ये हो गया एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल से और ये वाई क्रोमोसोम हो गया मेल से, डन। अब मेल कैसे बनेंगे, बताओ मेरे साथ, मेल कैसे बनेंगे, मेल बनेंगे ऐसे YW। अब मेल कैसे हो गए बच्चों, यहाँ पर मेल हो गए बेटा येलो बॉडी और वाइट आई वाले। ठीक है, कैसे हो गए, येलो बॉडी और वाइट आई वाले। समझ गए इतनी बात, क्या कोई किसमें कोई परेशानी चल रही है क्या आपको। सो आपने देखा कि F1 जनरेशन में कहानी बदल गई। ये जो पेरेंट हैं आपके, ये बिल्कुल बदल गए। जब इनके बच्चे पैदा हुए तो F1 जनरेशन में फीमेल कैसी हो गई, रेड आई ब्राउन बॉडी, और मेल कैसा हो गया, येलो बॉडी वाइट आई। आय हाय हाय है। पर अगर कॉम्बिनेशंस की बात करो तो कॉम्बिनेशन यही है, Y प्लस के साथ क्या मिला, W प्लस, और Y के साथ मिला W। कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, भले ही एक क्रोमोसोम उठकर मेल के पास चला गया या फीमेल के पास चला गया, कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। Y प्लस के साथ W प्लस ही रहा, Y के साथ W ही रहा। समझ में आई बात। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बदला। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से मेरी बात। ठीक है, ये बन गए हमारे पास। अब हमको बनानी है बच्चों कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन। हमें क्या बनानी है बच्चों, F2 जनरेशन। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। इनके बीच में क्रॉस कराओ। अब
क्रॉस कराओ जरा सा। जब हमने F2 जनरेशन की बात की, इनके बीच में क्रॉस कराया F2 जनरेशन, तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे फीमेल, सेम F2 जनरेशन की फीमेल बनाएंगे बच्चों, और यहाँ पर हम बनाएंगे F2 जनरेशन का मेल। समझ गए बात? ठीक है, इससे अब इसको क्रॉस कराओ। चलो फीमेल बनाना है तो भैया सीधी, अब देखो, अब हम इनको एक नहीं, यहाँ पर तो हमने एक लिया क्योंकि दोनों क्रोमोसोम में जीन की लोकेशन बिल्कुल सेम थी, इसलिए एक क्रोमोसोम ले लिया। पर यहाँ पर अब दो, जो यहाँ पर जीन की लोकेशन ये वाले जीन है, डोमिनेंट वाले जीन है, पर यहाँ पर रिसेसिव वाले जीन है, तो हमें अब दो प्रकार की फीमेल्स मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? पहले बेटा मेरे लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले इससे इसको फ्यूज कराओ, फिर इसी से इसको फ्यूज कराओ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक क्यों करवाया था? क्योंकि हमारे पास सेम जीन थे दो क्रोमोसोम में, तो हमने एक ही क्रोमोसोम को लिया, क्योंकि रिजल्ट हमारा वही आता था। चाहे इस क्रोमोसोम को कराते सेम ऐसे इसको करवाते, मतलब सेम टू सेम, अगर एक और क्रोमोसोम होता उसको भी इससे करवाते तो रिजल्ट तो वही आता। तो हमें एक ही प्रकार की फीमेल मिलती। कैसी? रेड आई और ब्राउन बॉडी वाली। पर यहाँ पर कहानी ये हुई कि अब हमको दो डिफरेंट जीन्स दिखाई दे रहे हैं। एक क्रोमोसोम में डोमिनेंट जीन दिखाई दे रहे हैं, एक क्रोमोसोम में रिसेसिव जीन दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों फीमेल क्रोमोसोम्स को मेल के क्रोमोसोम से फ्यूज कराना पड़ेगा, तभी हमें दो डिफरेंट टाइप की फीमेल्स मिलेंगी। आओ बच्चों देखते हैं कैसे करा हम लोगों ने। नाउ इससे इसको फ्यूज कराओ। ठीक है, इससे इसको क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा? ये वाले को पहले ये वाले से कराओ। आओ देखो मेरे साथ क्या बनेगा। सबसे पहले अगर हम लोग ये वाला कराएं तो हमारे पास क्या बनेगा? मेरे साथ सुनो, हमारे पास बनेगा मेल का ये आ गया YW, मेल का ये आ गया बच्चों क्या? YW, और फीमेल का क्या आ गया बच्चों? Y प्लस W प्लस, Y प्लस W प्लस। आया? बोलो आया? ये तो एक प्रकार की फीमेल तो ये बन गई। फिर इससे इसको कराओ तो क्या बनेगा? बोलो मेरे साथ। ठीक है, इससे इसको कराओ, ये हो गई एक प्रकार की फीमेल। भैया कैसी बनेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये कैसी बनेगी? ये तो सारी रेसेसिव बनेगी, क्योंकि इसके पास भी रेसेसिव जीन है, इसके पास भी रेसेसिव जीन है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये YW और ये भी बने YW। ठीक है, सो ये बन गई हमारी दूसरे प्रकार की फीमेल। तो F2 जनरेशन में हमें F1 जनरेशन में एक ही प्रकार की फीमेल मिली, जो कि रेड आई ब्राउन बॉडी वाली थी। पर F2 जनरेशन में हमें दो प्रकार की फीमेल बनेंगी, क्योंकि इनके पास Y प्लस W प्लस जीन है, तो डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग ये वाले जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो एक प्रकार की फीमेल कैसी मिली बच्चों? रेड आई और ब्राउन बॉडी वाली। बी भी लिख दिया मैंने, पर यहाँ पर देखो कोई प्लस वाला जीन नहीं है, तो ये कैसे हो गए बच्चों? येलो बॉडी और आपकी व्हाइट आई वाले। ठीक है, तो मतलब हमें दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशंस मिले। पर ये पेरेंटल टाइप का ही है, मतलब यहाँ पर भी देखो प्लस के साथ प्लस ही था, जो कि आपके पेरेंट के पास था। बिना प्लस वाले के साथ बिना प्लस वाला था, मतलब जो कि पेरेंट टाइप का था। मतलब ये सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, हमें कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं मिला रे। समझ में आई बात? हमें कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं मिला, हमें जीन के वही कॉम्बिनेशन मिले, Y प्लस के साथ W प्लस और Y के साथ W। समझ गए? अब हमें बेटा जिस प्रकार से दो प्रकार की फीमेल्स बनी है, वैसे ही दो प्रकार का मेल भी तो बनेगा रे। चलो देखो कैसे बनेगा। सेम कंडीशन, ये वाले को इसके साथ फ्यूज कराओ और सेम ये वाले को इसके साथ फ्यूज कराओ। बेटा ये बना लो जरा सा, है ना, ये कॉम्बिनेशन तो बना लो। अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, जिसको सुनकर आपको बहुत ही बेहतरीन मजा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? अब अगर इसको इससे फ्यूज कराओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा Y प्लस W प्लस, और ये हो गए और ये हो गया YW। मतलब हमें दो प्रकार के मेल्स यहाँ पे भी मिले सेम। ये कैसा है बच्चों मेल? ये है मैम रेड आई वाला और ब्राउन बॉडी वाला, सेम प्लस प्लस दोनों जीन है इसके पास। देखो बेटा बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से देख लो। और ये कैसा है बेटा? येलो बॉडी और वाइट आई, ये बन गए। तो दो प्रकार के हमें क्या मिल गए बच्चों? मेल्स मिल गए। ठीक है, तो हमें टोटल यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशंस मिले हैं मेल फीमेल के। F2 जनरेशन में हमें, दिस इज F2 जनरेशन, हमें 4 कॉम्बिनेशन मिले। ठीक है, ये बन गया हमारा। और ये चारों कॉम्बिनेशन कैसे हैं बच्चों? पेरेंटल टाइप के, कोई नया कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिला है, सारे वही प्लस के साथ प्लस, बिना प्लस वाले के साथ बिना प्लस वाला। डन हो गई इतनी बात। ये कोई अभी कुछ भी नहीं हुआ है। पर अगर मेरे लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पर अगर आप अपनी NCERT को देखोगे तो मुंडा घूमेगा तुम्हारा। अगर आप अपनी NCERT को देखोगे तो मुंडा घूमेगा। मुंडा को नहीं घुमाना है रे, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। सारे पेरेंटल टाइप के देखो, प्लस के साथ प्लस था, बिना प्लस वाले के साथ बिना प्लस वाला था,
प्लस के साथ प्लस था, कोई नया कॉम्बिनेशन मिला, जो आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में थे वही आपको कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन मिला, रेड आई ब्राउन बॉडी या येलो बॉडी व्हाइट आई, यही कॉम्बिनेशन मिलेगा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पर अगर आप अपनी एनसीईआरटी को देखो मेरे लल्ला, तो आपको आप क्या बात समझ में आएगी। नाउ लिसन टू मी। चलो अब अपन देखते हैं एनसीईआरटी में। देखो अपन लोगों ने कितने कॉम्बिनेशन पढ़े मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, है ना। अपन लोगों ने 4 कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, मतलब 2 मेल के और 2 फीमेल के। पर एनसीईआरटी देखोगे ना तो दिमाग में थोड़ा चक्कर खाओगे, जैसे क्या मैम, वही तो हमें समझ में नहीं आता है मैम। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। कहाँ गया जी, कहाँ गया देखने दो। एनसीईआरटी में आपको अलग ही कॉम्बिनेशन दिखेगा, देखो ध्यान से। सो ये पेरेंट हमने क्रॉस किया, ध्यान समझ लो, एनसीईआरटी भी समझ लो, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आपको लिंकेज में ही फंसना है। और लिंकेज में क्यों फंसना है, क्योंकि हमको पता नहीं चल क्या रहा है। ये सब छोड़ो कलर वलर, देखो हमने क्या लिया, देखो पेरेंट को हमने क्या लिया, हमने लिया एक रेसेसिव कमजोर महिला को, जो कि कैसी थी, येलो बॉडी और व्हाइट आई वाली, यही लिए। और हमने इसको क्रॉस कराया किससे, डोमिनेंट वाइल्ड टाइप के मेल से, जो कि रेड आई और ब्राउन बॉडी वाला था। जब हमको F1 जनरेशन में रिजल्ट मिले तो 2 ये मिले, ध्यान समझना, 2 ये मिले, 2 हो गए। और हमें क्या मिलेंगे बच्चों, 2 मिलेंगे और 2 मिले, ये 4 कॉम्बिनेशन मिले। अरे सुनो रे मेरी बात, ये मिली फीमेल, किस प्रकार की मिली, फीमेल हमको वाइल्ड टाइप की मिली, रिवर्स हो गया था ना F1 जनरेशन में, बोलो मेरे साथ, F1 जनरेशन में कहानी रिवर्स हो गई थी ना, ठीक है। तो हमें वाइल्ड टाइप की फीमेल मिल गई थी और रेसेसिव टाइप का मेल मिल गया था। और फिर जब ने हम F2 जनरेशन निकाली तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, F2 जनरेशन में हमें टोटल 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। पर आपके मन में 2 कॉम्बिनेशन ये हो गए और 2 कॉम्बिनेशन ये हो गए, समझो मेरी बात। 2 कॉम्बिनेशन ये, देखो देखो, F2 जनरेशन में 2 ये मिले हमको, ये मिले ये, ठीक है। और F2 जनरेशन में हमको 2 ये मिले, 4। चलो मैम ये तो आप समझाती कि 4 ये मिले, इनको हम पेरेंटल टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन पेरेंटल टाइप का ही था, मतलब या तो Y प्लस W प्लस होगा या तो Y और W होगा, ठीक है। क्रोमोसोम इधर से उधर जाएंगे बट आपके जीन्स चेंज नहीं होंगे, जीन का कॉम्बिनेशन वही रहेगा, ठीक है। मैम ये तो हमें समझ में आ गया कि F2 जनरेशन में ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, और तुम्हारी ये क्या चीज है मैम, ये क्या चीज है, ये दोनों चारों चीजें तो हम समझ गए। पर मैडम दिमाग की दही पता है किस आदमी ने कर रखी है, हमारी दिमाग की दही हमारी इस आदमी ने कर रखी है इसमें, कि ये क्या है मैम, रिकॉम्बिनेंट क्या है, 1 2 3 4, ये रिकॉम्बिनेंट क्या है। और मैम ये रिकॉम्बिनेंट F2 में ही क्यों दिख रहा है, F1 में क्यों नहीं दिखा। आओ समझते हैं बच्चों, आओ समझते हैं। देखो ये पूरा जो है पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन है, आप समझो। मान लो इनके बीच में हो जाए क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जैसे कि ये वाला F1 जनरेशन वाली फीमेल लिखूंगी यार, ठीक है, फीमेल लिख लूं मैं यहाँ पे, फीमेल ऐसा नहीं लिखती हूँ, है ना, फीमेल को साइन से लिखती हूँ ताकि मुझे जगह कम घेरनी पड़े, ठीक है। सो मेरी लल्ला ये हुई मेरी फीमेल, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। ये हो गई फीमेल और ऐसे ही एक बनाओ मेल। ये कौन से मेल फीमेल है यार, ध्यान से देखो, ये कौन से मेल फीमेल है, F1 जनरेशन वाले, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको कैसी फीमेल मिली है, Y प्लस W प्लस, ठीक है, और Y W यही मिला है। और मेल कैसा मिला है, Y W यही मिला है। अब बच्चों Y से क्या जो है क्रॉसिंग ओवर कराना है यार, Y पे तो कोई जीन ही नहीं है, तो हम ये दोनों X के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। सो बेसिकली X और Y के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे, Y में क्या करेंगे यार, Y में तो कोई जीन ही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर X और X के बीच में तो हो सकती है ना। तो मान लो कि अगर हमने एक X क्रोमोसोम, देखो बना के दिखाती हूँ रे, ठीक है, एक X क्रोमोसोम ये लिया, दूसरा X क्रोमोसोम ये लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये है भैया Y जीन और ये है बेटा W जीन और ये है बेटा Y प्लस जीन और ये है बेटा W प्लस जीन, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर X और X के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, पर बेटा X और Y के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती क्योंकि Y के पास कोई जीन नहीं है, इसलिए X और Y के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। पर X और X के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हुई बेटा, तो आपके पास 2 टाइप की फीमेल मिल गई, 2 कॉम्बिनेशन मिले नए, वो भी पेरेंटल वाले कॉम्बिनेशन नहीं है। और देखो क्या मिले, वो देखो ये वाला जो Y है वो इस वाले क्रोमोसोम में चला गया, ये वाला Y इस वाले क्रोमोसोम में चला गया और ये वाला Y प्लस इस वाले क्रोमोसोम में चला गया, एक्सचेंज हो गया, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें। तो भैया ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया Y, ठीक है, और ये W, ओके। नाउ ये हो गया Y प्लस और ये हो गया W प्लस, ये कॉम्बिनेशन हमको मिला, ठीक है।
अब हमारे पास दो प्रकार की फीमेल है, मेल वैसे की वैसी एकदम एग्जैक्टली वैसी रहेगा। अब देखो बेटा क्रॉस कराते हैं हम लोग, ठीक है। जब हम लोगों ने इनको ये फीमेल मिली है, ये हमारी क्या है बच्चों, फीमेल, प्लस लगा दे रही हूं मैं। अब यहाँ पर दो प्रकार की फीमेल है, यहाँ इसको लाइन खींच देती हूँ, ये क्या हो गया है पूरा क्रॉस ओवर, ये हो गई मेरे बच्चों क्रॉसिंग ओवर, ये हो गई है क्रॉसिंग कवर, लिखती हूँ यार ओवर को मैं बार बार, ठीक है, ये हो गई क्रॉसिंग ओवर बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर दो प्रकार की फीमेल मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार की न्यू कॉम्बिनेशन वाली फीमेल मिली, एक ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। चलो मेटिंग करा रहे हैं, अब हमको क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये एक मेल है बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये है वाई, ये है डब्ल्यू, ठीक है। और मेल कैसा है अपना, मेल में एक्स क्रोमोसोम में वाई है, डब्ल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है आपके पास डब्ल्यू प्लस और ये आ गया वाई प्लस। क्या ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी पेरेंट में दिख रहा है? नो बच्चों, नो। क्रॉसिंग ओवर के बाद फीमेल के क्रोमोसोम का जो पैटर्न था वो रिकॉम्बिनेंट हो गया, नया कॉम्बिनेशन मिला। वाई के साथ डब्ल्यू प्लस कहाँ आ रहा था, पराया। यहाँ पर वाई प्लस के साथ डब्ल्यू प्लस कहाँ आता था, पराया। तो यहाँ पर हमें दो जो है फीमेल कैसे दिखाई देंगे बोलो, यहाँ पर भी हमें फीमेल दिखाई देंगी ब्राउन बॉडी और रेड आई वाली, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास है डब्ल्यू प्लस मतलब ब्राउन बॉडी और एक क्रोमोसोम के पास है वाई प्लस मतलब रेड आई। तो भैया डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, पर क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन तो नया है, तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप की फीमेल हुई, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस कराओ तो हमें एक जगह बनाना है, हमें बेटा एक जगह हमें बनाना, F2 जनरेशन बना रहे हैं रिकॉम्बिनेशन के बाद, तो यहाँ पर बनाइए आप लोग फीमेल और यहाँ पर बनाइए आप लोग मेल, ठीक है। एक जगह बनाइए फीमेल और एक जगह बनाइए मेल। फीमेल बनाने के लिए क्या करोगे, इससे इसको फ्यूज कराओ और इसको फ्यूज कराओ। चलो करते हैं काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, ठीक है। इससे इसको फ्यूज कराओ और इससे इसको फ्यूज कराओ, समझ गए ना किससे किसको फ्यूज कराना है। इससे इसको फ्यूज कराओगे तो क्या बनेगा बच्चों, इससे जब हम लोग इसको फ्यूज करेंगे इस वाले क्रोमोसोम से इस वाले क्रोमोसोम को करवाएंगे तो यहाँ बनेगा वाई वाई डब्ल्यू, ठीक है। और क्या बनेगा बच्चों, एक डब्ल्यू प्लस भी तो है तो यहाँ डब्ल्यू प्लस मिलेगा। क्या कॉम्बिनेशन, कैसी फीमेल है ये फीमेल बेटा पता है कैसी है, ये फीमेल येलो बॉडी वाली, क्योंकि बॉडी के दोनों जीन कैसे हैं, रेसेसिव, स्मॉल वाई बिना प्लस वाले। पर ये बॉडी कैसे, आंखें कैसे बनेगी, रेड, क्योंकि यहाँ पर जो आंखों का कलर है वो है डब्ल्यू प्लस मतलब रेड आई। अब बताओ रेड आई और येलो बॉडी क्या कॉम्बिनेशन है, पेरेंट में तो ऐसा नहीं होता, रेड आई के साथ तो ब्राउन बॉडी होती है, तो यहाँ पर आपको नया कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला। चलो आगे देखते हैं, इससे इसको फ्यूज कराया तो क्या बनेगा बच्चों, इससे फ्यूज कराया तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, इससे फ्यूज कराओगे तो Y प्लस, ठीक है, रेड वाला दो कलर Y डब्ल्यू और यहाँ पर क्या बनेगा डब्ल्यू। ये क्या कॉम्बिनेशन है यार बना, ये भी एक नया कॉम्बिनेशन बना। Y प्लस है मतलब कौन सी बॉडी है, Y प्लस है मतलब कौन सी बॉडी, ब्राउन कलर, और यहाँ पर कोई भी आई कलर जो है डोमिनेंट नहीं है, तो कलर कैसा हो गया आंखों का, व्हाइट। अब सोचो कि ब्राउन बॉडी और व्हाइट कलर, ये पेरेंट में कोई कॉम्बिनेशन था क्या, नहीं, समझ गए। तो Y प्लस की प्रेजेंस होने की वजह से और बाकी सारे W स्मॉल होने की वजह से जो बॉडी है वो क्या हो गई है, ब्राउन, और आंखों का कलर हो गया व्हाइट। पर W प्लस की प्रेजेंस होने की वजह से आंखों का कलर जो है वो कैसा हो गया है, रेड, और बॉडी का कलर येलो, नया कॉम्बिनेशन मिला, ठीक है। ये कैसी हो गई, फीमेल। अब मेल की कॉम्बिनेशन की बात कर लें कि क्या हमें मेल भी कुछ अलग प्रकार के मिल सकते हैं, तो सेम, इससे इसको फ्यूज कराओ और इससे इसको फ्यूज कराओ। चलो देखते हैं क्या बनेगा, आओ मेरे साथ, मेल कैसे बन सकते हैं। मेल के भी कुछ नए कॉम्बिनेशन बनेंगे कि मेल बेचारा जो है झमूरा ही निकलेगा। चलो मेल ड्रोसोफिला में भी कुछ नए अंतर दिखाई देंगे क्या, चलो देखते हैं बच्चों क्या मिलेगा हमको आज खाने में। ओके, वाई और यहाँ पर है डब्ल्यू, ठीक है, W प्लस एंड W प्लस है ये, ओके, एंड ये है Y प्लस। मेल हमको कैसे मिले, मेल हमको कैसे मिले, देखो एक मेल हमको मिला, ये वाला मेल हमको कैसा दिखाई देगा, W प्लस है मतलब आंखों का कलर क्या है, रेड, और स्मॉल y है मतलब आंखों का कलर, बॉडी का कलर क्या है, येलो। तो यहाँ पर हमको मेल कैसे मिले बच्चों, ब्राउन आई और येलो बॉडी वाई भी, और ये कैसा मिलेगा, ब्राउन आई बोल रही हूँ, रेड आई, देखो तो मुझे रेड आई एंड येलो बॉडी, यहाँ पे ब्राउन बॉडी और आपकी वाइट आई,
ठीक है, ये हमको कॉम्बिनेशन मिला। अब देखो ये भी अलग कॉम्बिनेशन है, तो हमें अलग प्रकार के फीमेल मिले। मतलब तुम सोचो हमेशा रेड आई के साथ ब्राउन बॉडी होती थी पेरेंटल टाइप में, पर यहाँ पर रेड आई के साथ येलो बॉडी भी है मेल और फीमेल्स में। हमेशा जो वाइट आई थी वो येलो बॉडी के साथ होती थी, पर यहाँ पर हमें येलो बॉडी भी मिली रेड आई के साथ, तो अलग कॉम्बिनेशन मिला। इसलिए हम इसे कौन से टाइप के प्रोजेनी कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। हम इन्हें क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट। तो आपकी एनसीईआरटी आई होप कि अब आपको क्लियर हो गई होगी कि टोटल हमें 8 प्रकार की प्रोजेनीज मिलेंगी। 4 बिल्कुल पेरेंट जैसे दिखेंगी और 4 बिल्कुल भी पेरेंट जैसे नहीं दिखाई देंगी, अलग ही नए अतरंगी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, ये समझ गए में आ गया है। आई होप कि ये समझ में आ गया हो मैंने कैसे क्रॉस लगाए हैं, कैसे क्या कहानी की है। अब आ जाओ बच्चों एनसीईआरटी में देख लेते हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी में ये देखो रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट के देखो कितने टाइप मिले हैं आपको। रिकॉम्बिनेंट, वेर इट इज रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट देखो Y प्लस और W, Y प्लस मतलब और W के यहाँ लिख लिख के बताती हूँ। एक कॉम्बिनेशन ये है Y प्लस W। बताओ Y प्लस W क्या होता है यार? Y प्लस W मतलब ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी हमको मिला है ऐसा कॉम्बिनेशन, क्यों? और व्हाइट आई, ये तो नया कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिला है? यहाँ पर हमें मिला है येलो बॉडी, येलो बॉडी और रेड आई, ये भी एक अतरंगी ही कॉम्बिनेशन है, रेड आई। ये कॉम्बिनेशन मिला। ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन ये हो गए। एक कॉम्बिनेशन हमको क्या मिला? ये। ठीक है, मतलब ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई। ठीक है, ये भी हमें कॉम्बिनेशन मिला। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहती हूँ कि 4 प्रकार के रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन मिले और 4 प्रकार के पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले। पर अगर आप यहाँ पर देखो, परसेंटेज देखो, यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिया है 98.7% और रिकॉम्बिनेंट दिए हैं 1.3%। इसका मतलब क्या समझे? मॉर्गन को देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मॉर्गन को मेंडल के इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट के बारे में सब कुछ जानता था। वो मूर्ख आदमी नहीं था। मॉर्गन के कंट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, तो मूर्ख आदमी नहीं था यार वो, समझ में आई बात। मॉर्गन को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल के बारे में पता था, मेंडल को रिकॉम्बिनेशन के बारे में पता था, मेंडल को लिंकेज के बारे में पता था। उसके बावजूद जो है मेंडल बोल रही है मॉर्गन लिख लेना। ठीक है, मॉर्गन को ये लगा कि जब मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, रिजल्ट्स मिलेंगे तो मुझे 50% पेरेंटल टाइप के मिलने चाहिए, 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप के मिलने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैम आप F1 जनरेशन में ही रिकॉम्बिनेशन क्यों नहीं कर लेती? बेटा इसमें क्या रिकॉम्बिनेशन करोगे? ये तो प्योर फॉर्म है, ये तो प्योर फॉर्म है। इसलिए हमेशा हम ये वाले जो प्योर, दीज आर नॉट प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि F1 जनरेशन में हम लोग जो हम लोग पेरेंट से रिकॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। F1 जनरेशन के बाद रिकॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये है, मॉर्गन को ये लगा कि सब 50-50% आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं बच्चों। समझ में आ रही बात क्या बोला मैंने ये बोला कि मॉर्गन को ये लगा कि सब कुछ 50-50% आएगा, पर एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। उनको पेरेंटल टाइप बहुत ज़्यादा मिले और रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत ही कम मिले। इसके लिए उन्होंने कंक्लूजन दिया, देखो बच्चों, इसके लिए उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ये जो क्रोमोसोम है आपके 2 क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें ये जो 2 जीन प्रेजेंट हैं, ब्लू वाला था ना शायद, है ना, इसमें ये 2 जो जीन प्रेजेंट हैं, दैट W+, ठीक है, एंड Y+, एंड दूसरे क्रोमोसोम पे ये जो प्रेजेंट है W एंड Y, ये कैसे कलर के आपको पता है? आई होप कि ये पता है। मतलब ये है आपका आई कलर, ठीक है, दीज आर द आई कलर, और ये है बच्चों बॉडी कलर, ये है आपका क्या? बॉडी कलर। ये दोनों जीन जो हैं दे आर टाइटली लिंक्ड। समझ में आ गई बात? दे आर टाइटली लिंक्ड। तो दे आर टाइटली लिंक्ड, दैट इज वाई दे आर अनेबल टू मेक द न्यू कॉम्बिनेशन। दे आर टाइटली लिंक्ड मेरे लल्ला, समझ में आई बात? दे आर टाइटली लिंक्ड, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये टाइटली लिंक्ड होते हैं, इसलिए इनके बीच में कुछ भी कर लो आप, ये नए कॉम्बिनेशंस नहीं बना पाते, क्योंकि अगर इनको किसी दूसरे क्रोमोसोम में जाना है तो ये एक साथ ही जाएंगे, W+ और Y+। अगर इनको किसी यहाँ पर जाना है तो ये W और Y साथ में जाएंगे, तो नया कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सकते। समझ में आई बात? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइटली लिंक्ड जीन्स, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उनको करीब
98.7% पेरेंटल टाइप के मिले और करीब 1.3% ही रिकॉम्बिनेंट टाइप के मिले। क्योंकि हो सकता है, देखो चांसेस हो वैसे तो एक भी क्रॉस वाला नहीं मिलना चाहिए, पर मिला तो हम ये मानते हैं कि जीन थोड़े दूर दूर होंगे, यहाँ पर ये वाले जीन्स जो होंगे दूर दूर हो गए होंगे, सो इसलिए रिकॉम्बिनेशन हो गया होगा इन ड्रोसोफिला में। पर नॉर्मली अगर आपके टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बिल्कुल ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये पूरा पूरा उठ के जाएगा ना, तो क्या नया कॉम्बिनेशन बनाओगे, जबकि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक जीन को ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ आना चाहिए, इसको यहाँ आना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, जब आपके जीन्स दूर दूर होंगे, नहीं तो क्रॉसओवर होने के बावजूद आप नए कॉम्बिनेशन नहीं शो कर पाओगे। समझ में आई बात। तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो तब होता है जब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा तब होता है जब जीन दूर दूर होते हैं, और रिकॉम्बिनेशन कम तब होता है जब जीन पास पास होते हैं। टाइटली लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए लिंकेज में हमें पेरेंटल टाइप ज्यादा मिला मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में, और आपके दैट रिकॉम्बिनेंट कम मिले, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉस की। नेक्स्ट क्रॉस लगाओ। देखो ये वाला आप समझ गए ना बेटा, देखो इसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसको ध्यान से देखना। मेरे को ऐसा लगता है कि टीचर को सारे क्रॉस आने चाहिए यार, क्रॉस करना आना चाहिए, है ना। तो क्रॉस करना आना चाहिए, बिना क्रॉस करे मैं कैसे आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। मैं आपको अभी इसके साथ ही आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट भी समझाती हूँ कि मॉर्गन ने और क्या किया, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल तगड़े, शानदार, जबरदस्त क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मॉर्गन ने आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया, ये मेल बनाई, कमजोर फीमेल बनाई, ठीक है, और बहुत ही मुश्तंडा टाइप का मेल बनाया। थोड़ा दूर बनाती हूँ क्योंकि इसमें भी तो क्रॉसिंग ओवर शो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर उन्होंने फीमेल को कैसा बनाया, कमजोर, ठीक है, और मेल को कैसा बनाया बच्चों, मुश्तंडा, ये बना दिया मुश्तंडा, ठीक है। पर यहाँ पर अब उन्होंने बॉडी कलर, ध्यान से समझना, यहाँ पर उन्होंने बॉडी कलर नहीं लिया, अपना दैट आई का कलर लिया, ठीक है, आई का कलर लिया, बट बॉडी के कलर की जगह पर उन्होंने विंग्स लिए, कि कौन से ड्रोसोफिला के पास मिनिएचर विंग्स है और कौन से ड्रोसोफिला के पास बड़े बड़े विंग्स हैं, ठीक है। तो इस क्रॉस के लिए उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी। क्रॉस 2 के लिए कौन से कैरेक्टर सिलेक्ट किए, क्रॉस 2 के लिए कौन से कैरेक्टर सिलेक्ट किए, क्रॉस 2 के लिए उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर, ध्यान सुनो रे, क्रॉस 2 के लिए उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर सिलेक्ट किया है, क्या, लॉन्ग विंग्स, ठीक है, लॉन्ग विंग्स और रेड आई, ठीक है, ये उनका एक कैरेक्टर है, और इसको हम शो करेंगे बच्चों W+ और आपके M+ से, ठीक है। मिनिएचर से M+ कर दो तो M+ हो गया, मतलब मिनिएचर का बड़ा हो गया, ठीक है, छोटे जो पंख हैं वो बड़े पंख हो गए। और मेरे बच्चों रेसेसिव कैरेक्टर के लिए, मेरे बच्चों ध्यान से देखेंगे, रेसेसिव कैरेक्टर के लिए उन्होंने चूज किया है मिनिएचर विंग, ठीक है। ये सब आपके NCERT में लिखा है, मैं कोई भगवान का ज्ञान नहीं पेश कर रही हूँ आज आपके पास, ठीक है। सो ये है मिनिएचर विंग, ओके। और यहाँ पर इन्होंने लिया है सीधी बात व्हाइट आई, ओके। व्हाइट आई को हम किससे शो करते हैं, W से, इसमें कोई प्लस नहीं लगेगा, मतलब रेसेसिव कैरेक्टर, डन। अब सेम जो एक्सपेरिमेंट अभी आपने लिंकेज का लगाया है, सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे ही लगाना है। परसेंटेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा इसमें, तो आपको कंक्लूजन में पहले ही बता दे रही हूँ एक्सपेरिमेंट लगाने के पहले, अगर आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा आता है तो ये मान लेना कि इनमें जीन्स की दूरी ज्यादा थी, इसलिए रिकॉम्बिनेंट होकर नया कॉम्बिनेशन बन गया। पर अगर जीन्स की दूरी ज्यादा नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस नहीं है यार, लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस वैसे भी कम रहते हैं, ठीक है। अब आओ बेटा सॉल्व कर लें कहानी, आ जाओ कहाँ थे अपन। सो हम लोगों ने एक कमजोर फीमेल को लिया, ठीक है, और आज बोला चल ड्रोसोफिला तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट लगाऊंगा मैं, ठीक है। और एक हमने मुस्टंडे मेल को लिया, मुस्टंडे मेल को हम वाइल्ड टाइप कहेंगे। अब मैं इसमें कोई कलर चेंज नहीं करूंगी, फटाफट आपको क्रॉस लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। सो फीमेल में बेटा उन्होंने लिया है YM, ठीक है, सेम YM, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिया है Y+ और M+, ये लिया, डन। कमजोर फीमेल को एक मुस्टंडे मेल से उन्होंने क्रॉस कराया है जिसके बड़े बड़े पंख थे, इसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप, ठीक है बच्चों। क्रॉस करो, हम लोगों ने सब 100% एक जैसा होता तो हमने एक तो क्रोमोसोम को मिटा ही दिया था, कोई टेंशन नहीं, एक क्रोमोसोम को मिटा दो, कोई टेंशन नहीं। अब आप बनाओ इस, पहले फीमेल बनाओ। फीमेल कितने टाइप की बनेंगी यार, फीमेल मैम बनेंगी 2 प्रकार की F1 जनरेशन में। ये क्या हुआ, पर्पल से लिखती हूँ तो रेड आता है, ये हुआ,
ठीक है। अब फीमेल को बनाओगे तो कैसे बनेंगे, ये आ गया भैया, एक तो हो गया y प्लस m प्लस, ये मेल का एक्स क्रोमोसोम है, और ये हो गया y और m प्लस लगा दूं, नहीं तो आधे बोलेंगे माइनस माइनस दिख रहा है, ठीक है। ये कैसी हो गई फीमेल बच्चों, फीमेल कैसी हो गई बोलो मेरे साथ, मैम फीमेल हो गई वाइल्ड टाइप, फीमेल इज वेरी वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड टाइप, ठीक है, फीमेल हो गई वाइल्ड टाइप। बेटा ये इसमें क्या चेंज दिख रहा है आपको, मेल कैसे बनेंगे, अब इसी को इससे फ्यूज कराओ तो कैसा मेल बन जाएगा यार, ये सब हम लोग कर चुके हैं बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मेल आपको कैसा दिखने लगा, ये मतलब मेल कैसा हो गया बच्चों, रेसेसिव, मतलब मेल के पास येलो बॉडी आ गई और मिनिएचर विंग आ गए, डन है बच्चों। सो ये हो गई आपकी F1 जनरेशन, ठीक है, बोलो 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 बोलो। F1 जनरेशन में आपकी जो फीमेल है वो डोमिनेंट हो गई और मेल रेसेसिव हो गया, डन। अब बेटा हम लोग लगाएंगे F2 जनरेशन, ठीक है, क्या लगा लो बेटा, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन बनाओ जरा, इस अगर आपको फीमेल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार इससे फ्यूज कराना पड़ेगा और इसको एक बार इससे फ्यूज कराना पड़ेगा, तो हमको फीमेल के दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन बनाओ, ये कॉम्बिनेशन नंबर 1, और एक कॉम्बिनेशन बनाओ ये करके आए हो अभी, ठीक है। और मेल बनाना है तो एक बार इससे फ्यूज कराओ और इसको एक बार इससे फ्यूज कराओ, तो मेल के भी दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। बस जीन बना दूं फटाफट से तो मेरे जो है तो फिर समझ जाओगे, ठीक है। तो हमें फीमेल के भी सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे ही था जो आपके आई कलर और बॉडी कलर में लिया था आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान से सुनो, ओके 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 ओके, ध्यान से समझना मेरी बात, कहाँ गया यार कैरेक्टर, ओके। यहाँ पे W लेना था ना यार, तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं है, तुमने येलो कलर की बॉडी ले ली, अरे यार वही तो दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी हम लोग सही कर लेते हैं, यहाँ पे W लिखो यार, क्योंकि अपन ने आई कलर लिया ना, वो यार तुम लोग ना मुझे बताते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो क्या मैडम, हम अपने आप को तो बता ले पहले, है ना। सो यहाँ पर Y प्लस नहीं लेना, W लेना, आई कलर लिया है ना तुमने, बॉडी कलर में लिखने लगी यार, अच्छा वो ज्यादा बड़ी नहीं तो अपना माथा फोड़ रही होती है यहाँ पे अभी हो, ठीक है। ये W प्लस लिखो, W प्लस, ठीक है, और जहां जहां पे भी Y लिखा है वहां पे W लिखो, जहां पे Y प्लस लिखा है वहां पे W प्लस लिखो, क्यों बेटा हम लोग आई का कलर ले रहे हैं, बॉडी का कलर थोड़ी ले रहे हैं यार, ठीक है। यहाँ पे लिख लो W। यहाँ पर भी क्या लिखो, Y प्लस की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो W, ठीक है। एक तो यही सुधार में ना, जेनेटिक्स में अगर थोड़ी सी भी, अच्छा हुआ मुझे जल्दी से याद आ गया, नहीं तो फिर क्या होता कि फिर मैं आखिरी में क्रॉस में बोलती कि बेटा Y की जगह W लिख लेते रहना, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाता। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जल्दी याद आया। ओके नाउ अब देखो हमें 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 2 प्रकार के फीमेल के, 2 प्रकार के मेल के, और देख लेंगे क्या, चलो देखो। सबसे पहले हमने इस वाले एक्स क्रोमोसोम को इसके वाले मेल वाले एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज कराया, तो हमें क्या मिला बच्चों, W प्लस M प्लस WM। ये फीमेल कैसी बनी यार, ये फीमेल बनी भैया रेड आई वाली और आपके बड़े बड़े पंखों वाली बनी फीमेल। उसके बाद इससे इसको फ्यूज कराया, ये इसके साथ बड़ा अत्याचार हो गया, ये फीमेल कैसी बन गई, ये मिनिएचर विंग वाली बन गई और आपकी वाइट आई वाली बन गई, तो एक कॉम्बिनेशन ये भी बना, ठीक है। नॉर्मली हमेशा वाइट आई के साथ मिनिएचर विंग होता है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और हमेशा रेड आई के साथ बड़े विंग्स होते हैं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया आपने, ठीक है। मेल बनाओ रे, मेल बनाओगे तो क्या बनेंगे, मेल 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 WM, ये एक मेल बना, और W प्लस M प्लस, वही कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। हमें एक भैया ये वाले एक्स क्रोमोसोम को फीमेल के इसके Y से फ्यूज कराओ तो एक मेल बनेगा, इस वाले एक्स क्रोमोसोम के फीमेल के इस वाले Y क्रोमोसोम से फ्यूज कराओ तो एक मेल बनेगा। तो बेसिकली हमें ये एक कॉम्बिनेशन बना मेल का, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बना मेल का, तो हमें 2 प्रकार के मेल्स भी मिले, पर आपने नया कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, रेड के साथ हमेशा बड़े विंग ही रहे और व्हाइट के साथ छोटे विंग ही रहे, ठीक, सेम कहानी, ओके। तो ये हमें कौन सी जनरेशन मिली मेरे जिगर के टुकड़ों, ये हमें मिली F2 जनरेशन, ये हमें कौन सी मिली मेरे बच्चों, F2 जनरेशन, डन है। अब कहानी ये है कि हम F1 जनरेशन में क्रॉसओवर तो कराते नहीं हैं, ठीक है, हम हमेशा क्रॉसओवर किस में कराते हैं, F2 जनरेशन में, क्योंकि गैमेट्स बहुत सारे होते हैं। अब X और Y के बीच में, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो मेरी बात, अब हुआ ये, ठीक है, ध्यान समझना, F1 मतलब हम पेरेंटल में क्रॉसओवर, F1 में ही क्रॉसओवर कराते हैं, पेरेंटल में हम क्रॉसओवर नहीं कराते हैं, क्रॉसओवर हमेशा F1 जनरेशन में कराई जाती है, F2 में भी क्रॉसओवर हो सकता है, ऐसा नहीं, पर हम F1 को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इस और इस X के बीच में हो गया क्रॉसओवर, चलो करा लो, आ जाओ। अगर इस और X के बीच में हो गया क्रॉसओवर, ठीक है, मान लो यहाँ पर दिख रही हूँ मैं, अगर F1 जनरेशन के 2 X क्रोमोसोम के बीच में हो गया क्रॉसओवर,
इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो क्या होगा बोलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा यार, बड़ी ही आसान सी चीज है, W प्लस और ये आ गया M प्लस, ये आ गया W और ये आ गया M। ठीक है, जब हमने इन क्रोमोसोम को सेपरेट किया तो भैया यहाँ पर आ गया W प्लस, ओहो हो, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, ये क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर आ गया W प्लस, देखो तो W प्लस और M, और यहाँ पर आ गया आपका W और M प्लस। ठीक है, W और ये क्या हो रहा है यार, रुको, ठीक है, ओके, W और M प्लस, नया कॉम्बिनेशन क्या, ये वाला फीमेल एक्स क्रोमोसोम क्या बनाएगा, ये वाला फीमेल एक्स क्रोमोसोम बनाएगा बड़ी लाल आंखें और मिनिएचर विंग, और ये वाला एक्स क्रोमोसोम बनाएगा छोटी वाइट आंख वाली और बड़े बड़े विंग्स वाले, नया कॉम्बिनेशन। अब ये हमारे पास दो फीमेल्स पड़ी हुई हैं, ध्यान समझाओ, अब हमें क्रॉस लगाना है बेटा, है ना, ये हमें नई फीमेल्स मिल गई है, नए फीमेल के एक्स क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। ये कैसे हैं बच्चों, W M प्लस W प्लस और M, ये नया कॉम्बिनेशन है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम का। और मेल हमारे पास क्या है बच्चों, मेल हमारे पास यही वाले हैं, पुराने वाले हैं, मेल खद्दर हैं ड्रोसोफिला के, मेल कोई काम नहीं करते। ठीक है, मेल के पास, उनके पास जीन ही नहीं है, वो क्या करेंगे, W और M। ठीक है, W और M, डन है। अब ये हमारे पास क्रॉस ओवर होने के बाद ये दो नए प्रकार के एक्स क्रोमोसोम मिले, क्रॉस लगाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे फीमेल और यहाँ पर बनाएंगे मेल। ठीक है, खत्म होने वाला है बच्चों। अब फीमेल भी बेटा कितने प्रकार की बनेंगी, एक इससे फ्यूज होगी, एक इससे फ्यूज होगी, कोई टेंशन नहीं लो यार, तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारी शिप्रा मैम जिंदा है तुमको लिंकेज में कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, मैं ऐसा बेहतरीन लिंकेज पढ़ाऊंगी ना कि बोलोगे आ हा। चलो, ये एक कॉम्बिनेशन बना, इससे इसको फ्यूज कराओ, इससे इसको फ्यूज कराओ। चलो, पहले वाले को फ्यूज कराया तो क्या बना बेटा, W M प्लस, ठीक है, W प्लस M, और नीचे बना W M। ये क्या कॉम्बिनेशन बना, एक प्रकार की फीमेल है जो वाइट आई वाली और बड़े विंग्स वाली हैं, और एक प्रकार की फीमेल है जो रेड आंखों वाली और मिनिएचर, ओहो, ठीक है, वाइट आंखों वाली। एक प्रकार की फीमेल क्या है, W का मतलब नो प्लस लगा मतलब वाइट आई, M प्लस लगा मतलब बड़े विंग्स वाली। ये क्या कॉम्बिनेशन बड़ा, बड़े विंग्स के साथ तो रेड आई रहती है, नया कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर W प्लस और M दिया है इस वाले क्रोमोसोम में। देखो यार, ध्यान से सुनो मेरी बात, दोनों क्रोमोसोम में किसी एक के पास भी प्लस वाला होगा ना, जैसे M प्लस, मान लो यहाँ पे नीचे वाले में तो स्मॉल m है मैम, उसका क्या होगा, डोमिनेंस ही यार, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है ना, डोमिनेंट क्रोमोसोम अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा चाहे दोनों क्रोमोसोम में किसी के पास भी हो। तो यहाँ पर W प्लस दिया है, वहाँ पे M प्लस दिया है, तो पहले वाले कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिलेगा, पहले वाले कॉम्बिनेशन में हमें मिलेगा वाइट आई विद द बड़े विंग्स, और दूसरे में मिल गया बड़े विंग्स विद द मिनिएचर विंग विद द रेड आई। मतलब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो नया कॉम्बिनेशन मिला क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, अब बनाओ बेटा मेल बनाओ, पहले इससे इसको फ्यूज कराओ, इससे इसको फ्यूज कराओ। चलो मेल बना लेते हैं, आ जाओ। मेल बनाने में तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, W M प्लस और यहाँ पर W प्लस और M, सेम इसी प्रकार के, जिस प्रकार के आपको फीमेल मिले हैं उसी प्रकार के उल्टे मेल भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो उल्टे मेल भी मिल गए। ये मेल कैसा है, ये मेल कैसा है, W है मतलब कौन सा आंख है, वाइट, M प्लस है मतलब बड़े विंग, वाइट आंख विद बड़े विंग वाला, ये एक मेल हो गया। और सेम यहाँ पर कैसे मिल गए, आपकी रेड आई वाले भी छोटे विंग, मतलब जैसा कॉम्बिनेशन आपको फीमेल मिला वैसे उसमें भी मिल गया, पर ये कॉम्बिनेशन पेरेंटल टाइप का नहीं था। ठीक है, तो ये कैसे हैं बच्चों, ये सारे पेरेंटल टाइप के हैं, ऑल ऑफ देम आर F2 जनरेशन तक सारे पेरेंटल टाइप हैं। ठीक है, पर अगर ये F2 जनरेशन पेरेंटल टाइप की आपको तब मिलेगी जब F1 जनरेशन में कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ था, पर अगर क्रॉसओवर हो गया तो आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप भी मिलेंगे। समझ में आई बात। अब आओ इसका परसेंटेज आपके एनसीईआरटी में दिख लेते हैं, क्योंकि जो आपने पहले वाले कैरेक्टर का क्रॉस लगाया था उसमें रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बहुत कम था, पर इसमें रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज अच्छा खासा है। सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है 62.8 और रिकॉम्बिनेंट है 37.2। इससे क्या कंक्लूड किया, इससे मैडम हमने ये कंक्लूड किया कि जीन्स जो थे वो दूर दूर थे जिससे रिकॉम्बिनेशन होने का चांस हुआ, क्योंकि इसमें जीन्स बहुत पास पास थे तो जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन का चांस मात्र 1% था, पर इसमें जीन्स थोड़े दूर दूर थे जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन 37 से 38% हो पाया।
ठीक है बच्चों। अब आओ बच्चों, मैं इसकी थ्योरी आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मेरे को आपको थोड़ा सा जीन मैपिंग के बारे में बताना है। चलो चलो, सो वी हैव कंप्लीटेड बोथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट बच्चों। मैंने पूरा लिख के बताया, मुझे लगता है लिखने से चीज़ें आसान हो जाती है ना, मेरे बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाता है। चलो देखते हैं। सो क्रॉस बी में हमने क्या किया है, वाइट आई विद द मिनिएचर विंग जो कि रेसेसिव कैरेक्टर था, इसको क्रॉस कराया है वाइल्ड रेड आई विद नॉर्मल विंग के साथ। F1 जनरेशन में हमें रेड आई नॉर्मल विंग फीमेल मिल गई, मतलब जो रेसेसिव फीमेल थी वो डोमिनेंट हो गई, और हमें जो डोमिनेंट मेल था वो रेसेसिव मिला। ओके, आफ्टर इंटरक्रॉसिंग ऑफ F1 में जब हमने F1 इंटरक्रॉसिंग की, ठीक है, जो मेल और फीमेल के बीच में, तो हमें मिले 62.8 पेरेंटल एंड 37 पॉइंट रिकम्बिनेंट टाइप। कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ, ये एनसीईआरटी का वो है जो मैंने आपको समझा दिया। नाउ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ फ्रूट फ्लाई सिलेक्टेड फॉर क्रॉस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बॉडी कलर में क्या लिया था, डोमिनेंट में हमने लिया था Y+ और ब्राउन बॉडी, और Y लिया था येलो बॉडी, और आई कलर में हमने लिया था रेड विच इज द W+, और वाइट आई लिया था W, और विंग्स में हमने क्या लिए थे, मिनिएचर और नॉर्मल विंग्स, नॉर्मल को M+ से, मिनिएचर को M से। ठीक है, समझ गए। In both of the crosses A and B, he observed that the two genes did not segregate independently. आपने देखा, ध्यान से सुनना, अगर सारे पेरेंटल टाइप के ही मिल जाते तो हम ये मानते, ध्यान से समझना, सारे पेरेंटल टाइप के मिल जाते, सारे पेरेंटल टाइप के मिलते तो क्या होता, क्या होता भैया, तू इसके पास चले जा, तू इसके पास चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर आपने ये देखा कि दो जीन साथ साथ ही जा रहे थे पेरेंटल टाइप में, वो अलग अलग नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दो जीन थे वो सेग्रीगेट नहीं हो पाए। आपने देखा कि जो पेरेंटल टाइप में रेड आई वाला हमेशा ब्राउन बॉडी के साथ ही जा रहा था, और वाइट बॉडी वाला हमेशा जो आपकी येलो बॉडी वाला हमेशा वाइट आई के साथ जा रहा था। ये दोनों अलग अलग नहीं हुए, जब अलग हुए तो इन्होंने अलग ही कहानी शुरू कर दी, तो ये लोग सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, इसलिए F2 जनरेशन हमेशा डेविएट होती रही, 9:3:1 नहीं मिला हम लोगों को। जब इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होता है तो रेशियो हमेशा 9:3:3:1 मिलता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, देखो हमेशा ये कॉम्बिनेशन भी हमको मिला है, पर यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही चली है बेटा, है ना। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यूज दैट द जीन वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन को तो भैया सब कुछ पता था, उसके बाद भी उनको इतना डेविएशन उनके एक्सपेरिमेंट में मिला। ओके, मॉर्गन को सब कुछ पता होने के बावजूद मॉर्गन फाउंड आउट द प्रपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज मच मोर हायर देन द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। उनके जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो ज्यादा थे, बल्कि रिकॉम्बिनेंट कम थे। ये वही एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। चलो अब यहाँ पर ये बेटा ये क्रॉस लगाया है, इसमें ये बता रहा है जैसे कि वाइट आई मिनिएचर विंग, जैसे F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, फीमेल वाइल्ड टाइप की मिल गई थी, वाइल्ड टाइप वो विंग वाला एक्सपेरिमेंट है ये, तो रेड आई और बड़े वाले विंग्स वाले मिल गए थे, और मेल हमको मिल गया था मिनिएचर विंग और वाइट आई वाला। ठीक है, अब उसके बाद हमने जब F2 जीनोटाइप लगाया तो F2 जीनोटाइप में बेटा ऐसा था कि वाइल्ड टाइप हमको फीमेल मिली है 439, वाइल्ड टाइप मेल, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है रेड आई और बड़े विंग्स। ठीक है, और वाइल्ड टाइप जो मेल मिले हैं वो है 352, और वाइट आई मिनिएचर विंग मतलब जो रेसेसिव वाली फीमेल मिली है वो है 359 और मेल मिले 391। अब आओ बेटा रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट में वाइट आईज एंड वाइल्ड टाइप विंग्स, मतलब वाइट आई और बड़े विंग्स रिकॉम्बिनेशन है ये। तो फीमेल मिली है 218 और मेल मिले हैं 237, और वाइल्ड टाइप आई जो है वो कैसी है, मतलब रेड और मिनिएचर विंग, ये भी एक नया कॉम्बिनेशन है। फीमेल मिली है 235 और मेल मिला है 210। तो मतलब ये है कि करीब हमको फीमेल मिली है आपकी 900 रिकॉम्बिनेंट, और मतलब पूरा रिकॉम्बिनेंट मेल फीमेल मिला के 900 है, और 1541 मतलब 1441 पेरेंट टाइप के मिले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन था हमको ये बताता है, मतलब ये गिनती है, इसको आपको याद नहीं रखना, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि पेरेंट क्रॉस ए में पेरेंटल टाइप बहुत ज्यादा था, रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम था, जबकि क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेंट टाइप भी अच्छा खासा था। इसका मतलब ये कि जीन दूर दूर थे। ठीक है, नाउ आगे देखिए मॉर्गन सेड दैट फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स एंड ठीक है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द टू जीन एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात। तो मेंडल ने जो मॉर्गन थे, बेसिकली मॉर्गन ने किया क्या है, मॉर्गन ने किया ये है कि उन्होंने ये लिंकेज जो ये क्रॉस लगाए उससे ये जीन्स के फिजिकल एसोसिएशन
डिफरेंशिएशन को बता पाए कि दो जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम पे कितने पास पास रह सकते हैं। अगर वो दूर हैं तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है और हमें नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी मिल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर आपने देखा तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके इस वाले क्रोमोसोम में ये वाला ब्रांच आ गया और इस वाले का इसमें चला गया। सो दिस इज द क्रॉसओवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन ऑब्जर्व दैट रिकॉम्बिनेंट टाइप वर लो। ठीक है, ये कम थे 1.3% इन क्रॉस ए और एज कंपेयर टू क्रॉस बी। इट मींस जीन्स फॉर व्हाइट आई एंड येलो बॉडी वर सिग्निफिकेंटली टाइटली लिंक्ड। इसका मतलब ये कि जो व्हाइट आई और येलो बॉडी वाले जीन्स हैं बेसिकली वो बहुत टाइटली लिंक्ड थे। जीन फॉर व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग दे आर लूजली लिंक्ड, दैट इज व्हाई ये रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसओवर के दौरान एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाए। इसलिए हमें इस वाले एक्सपेरिमेंट में रिकॉम्बिनेशन वाले जो ड्रोसोफिला हैं वो ज्यादा मिले। ठीक है बच्चों, नाउ अब मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूं। ठीक है, अल्फ्रेड स्ट्रूवर्ट। ठीक है, स्ट्रूटवेंट इसको नाम ऐसे पढ़ते हैं, अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं बच्चों, क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। आओ देखते हैं। देखो, सपोज दैट आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, एक नया टॉपिक है। अब हालांकि इस टॉपिक से आपको सवाल आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपको सवाल आएंगे और आपको फिर सवाल करना पड़ेगा। ओके, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ जीन मैप। ठीक है बेटा, तुम लोग जब कहीं जाते हो तो तुम क्या लोकेशन खोलने के लिए क्या करते हो? गूगल मैप खोलते हो कि नहीं खोलते हो? तो अगर तुम्हें जीन की लोकेशन जाननी हो तो तुम क्या खोलोगे? जीन मैप। पर आपको ये समझना है कि जीन मैप होता क्या है। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनाया। आज मुझे एक बड़ा सा क्रोमोसोम चाहिए है, सो आई विल मेक दिस क्रोमोसोम, दिस लॉन्ग क्रोमोसोम। ठीक है, ये अजीब ही बना है, थोड़ा अच्छा से बनाती हूँ। ठीक है, सो मैं एक बहुत ही बड़ा क्रोमोसोम, ठीक, ये एक क्रोमोसोम मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम मैंने बनाया। ठीक है, कलर कर दूँ क्या? कलर कर देती हूँ। चलो तुम्हारा मन है तो आज कलर भी कर देती हूँ। सो आज मैं आपको थोड़ी सी अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट विच हु इज़ द स्टूडेंट ऑफ टी.एच. मॉर्गन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया है इन्होंने। अब देखो मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर एक जीन है ए। ठीक है, यहाँ पर एक जीन है बी और यहाँ पर एक जीन है सी। ठीक है, आई हैव 3 जीन्स। ठीक है, ऑन 1 क्रोमोसोम। ओके, नाउ अगर मुझे ये पता लगाना है कि इस ए से इस सी की कितनी डिस्टेंस है, समझ में आई बात? इस ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो मैं क्या करूँगी बच्चों? देन आई हैव टू फॉलो द जेनेटिक मैप या जीन मैप। ठीक, मुझे जीन मैप फॉलो करना पड़ेगा। देन व्हाट इज द जीन मैप? ठीक है, जीन मैप इज नथिंग, इट इज द लोकेशन ऑफ, ध्यान समझना, इट इज द लोकेशन ऑफ जीन ऑन टू द क्रोमोसोम। समझ में आई बात? जीन की लोकेशन क्रोमोसोम में जो हम देखते हैं वो जीन मैप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें डिस्टेंस है तो किस में देखोगे? किलोमीटर में देखोगे, मीटर में देखोगे, किस में देखोगे? सो दो जीन के बीच का ये जो डिस्टेंस हम नापते हैं वो हम cm से नापते हैं। सेंटीमीटर से है? सेंटीमीटर से नहीं, हम नापते हैं सेंटीमॉर्गन से। किससे नापते हैं बच्चों? सेंटीमॉर्गन से। ठीक है, मतलब अगर मैंने बोला कि अगर इसका जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमॉर्गन, मतलब 8 सेंटीमॉर्गन मतलब इनके बीच की दूरी है 8 सेंटीमॉर्गन। नाउ अब एक और चीज़ बताती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखो इधर, हम लोगों ने ये पढ़ा कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। यही पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा होगा। और हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी? दूसरी चीज़ मैम हमने पढ़ी कि डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। ये आपको जीवन भर याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसके सवाल आपको नीट में पूछे जाते हैं। समझ में आ रही बात? इसके सवाल आपको नीट में पूछे जाते हैं। जीन जितना ज़्यादा दूर होगा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो ए और सी के बीच में ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हो सकता है या ए और बी के बीच में या बी और सी के बीच में? आप देखो, ए और बी और सी के बीच में डिस्टेंस सेम है,
पर ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक और चीज़ बताती हूँ, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ध्यान से समझते जाना क्योंकि ये आपको सवाल सॉल्व करने में बड़ा मदद करेगा, और स्टूडेंट 1 की मैं आपको वो भी लेके आई हूँ सवाल भी। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इक्वल्स टू द सेंटीमॉर्गन। मतलब अगर मान लो ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज है 80, ठीक है, 80% है, मतलब 80% चांस ये होता है कि ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, 80 सेंटीमॉर्गन। ये कंसेप्ट याद कर लो मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्योंकि इससे सवाल आपको पूछा जाता है। दैट इज द जेनेटिक मैप, दैट्स इट, ठीक है। सो जेनेटिक मैप इज नथिंग, इट इज द मैप ऑफ जीन इनटू द क्रोमोसोम. Whenever we are going to find the location of particular gene, then what we will going to use, we will use the genetic map. Genetic map is very very essential for the whole genome sequencing. जैसे मान लो कि किसी क्रोमोसोम को मुझे टोटली देखना है, पूरे किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग देखना है, तो भैया उसकी क्या देखूंगी मैं, जीन देखूंगी, जीन की लोकेशन देखूंगी। आप लोगों ने और एक चीज़ पढ़ी कि जीन्स जो होते हैं वो हमेशा लीनियर मैनर में प्रेजेंट होते हैं, इज़न्ट इट? जो जीन होते हैं वो हमेशा लीनियर मैनर में प्रेजेंट होते हैं। और आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी कि अगर जीन्स के बीच में दूरी कम होगी तो लिंकेज क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, और अगर जीन्स के बीच में दूरी ज़्यादा होगी तो लिंकेज क्या होगा बच्चों, मतलब रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब लिंकेज का जो है सौतेली संतान है रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज कम मतलब रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा मतलब लिंकेज कम, सीधी बात है ये, ठीक है ना। एक और आप बात समझिए कि जो दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन में बताते हैं, मोर डिस्टेंस मोर रिकॉम्बिनेशन मोर सेंटीमॉर्गन, मोर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सेंटीमॉर्गन। ये कहानी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलो अब फिर बस इतना ही समझना है, क्योंकि अब आपके लिए मैं एक सवाल करवा देती हूँ, इसमें इतना ही समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना था, ठीक है। सो एल्फ्रेड स्टुटवेंट, ठीक है, student of Morgan used the frequency of recombination between the gene pair on the same chromosome as a measure of the distance between the genes and the map their position on the chromosome. तो अल्फ्रेड स्टुवेंट ने क्या किया, इन्होंने ये किया कि फ्रीक्वेंसी ली, कितना फ्रीक्वेंसी है, 1% रिकॉम्बिनेशन है, 2% रिकॉम्बिनेशन है, किन के बीच में, दो जीन्स के बीच में, जीन पेयर के बीच में, ठीक है, ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, क्या है रिकॉम्बिनेशन, और इसके आधार पर उन्होंने दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस को नापा, ठीक है, और उन्होंने इसी के आधार पर यह बताया कि कौन से जीन की लोकेशन कहाँ है। आपने देखा कि ए और सी के बीच में अगर 80% रिकॉम्बिनेशन था या 80 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस थी, तो उनके जो हम ये मानते हैं कि ए से दूर है सी और बी ज़्यादा पास है, ठीक है। टू जीन्स शो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ द डिस्टेंस इज हायर। यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज़्यादा होगा हमेशा, क्योंकि ये दूर है। इनके बीच में मान लो कितना होगा 20%, ठीक है, इनके बीच में भी मान लो कितना होगा 20%, ठीक है, पर इनके बीच में 80% हो सकता है, ठीक है, ओके। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर का चांसेस होता है, ओके। नाउ टुडे जेनेटिक मैप जो होता है वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अरे भैया ह्यूमन क्यों यार, किसी का भी जीनोम तो देखना ही पड़ेगा ना, तो जीन की लोकेशन तो आपको देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे हम करेंगे ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस उसमें पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्रोमोसोमल मैपिंग की आपको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी इसमें। Linkage or genetic or chromosome map is a linear graphic representation and sequence of relative distance of the various gene present on the chromosome. कुछ नहीं है, it is a map जिसमें हम एक क्रोमोसोम में कौन कौन से जीन हैं उसके बीच की डिस्टेंस को पता करते हैं। जैसे कि B इज द बॉडी कलर का जीन, CN इज द आई कलर का जीन एंड VG इज द विंग साइज का जीन, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ध्यान समझना है ना, देखो 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 देखो, देखो बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, ध्यान समझना, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में सिर्फ 8% रिकॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जीन पास पास है। तो कितना है बच्चों, 8% का। आई कलर और विंग साइज के बीच में कितना है, इनके और इनके बीच में कितना है, 9% का, क्योंकि ये हल्के दूर है। पर अगर मैं बात करूं बॉडी कलर और विंग साइज में, इसमें तो भैया 17% का रिकॉम्बिनेशन है। डिस्टेंस भी कितनी हुई, 17 सेंटीमॉर्गन। तो जो जीन जितना दूर होगा रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन को ही हम सेंटीमॉर्गन से दर्शाते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग द जीन ऑफ क्रोमोसोम।
ठीक है। अगर हम किसी जीन को लोकेट करना चाहते हैं तो हमें क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मैप है किसी का जिसमें डिस्टेंस से जीन को बताया जा रहा है, ठीक है, जीन को क्रोमोसोम में देखना पड़ेगा। सीक्वेंस एंड देयर रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस जीन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और क्रॉसओवर वैल्यूज, ठीक है। इट इज नोन एज लिंकेज मैप ऑफ क्रोमोसोम। सो बेसिकली हम लोग किसी को ये कैसे बताते हैं कि दो जीन के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना होता है, हम बताते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और क्रॉसओवर वैल्यू से, ठीक है। अभी क्रॉसओवर वैल्यू क्या है वो आपको देखना पड़ेगा ना, ध्यान से देखो। क्रॉस ओवर वैल्यूज क्या होती हैं, इन्हें हम डिस्टेंस और क्रॉस ओवर वैल्यूज को हम किससे दर्शाते हैं, सेंटीमॉर्गन से, ठीक है, ओके। नाउ क्रॉस ओवर वैल्यू मतलब नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, कितने रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं और कितने रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं और कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग थे। समझ में आई बात? जैसे मान लो कि हमारे पास टोटल नंबर 16 ऑफस्प्रिंग थे, इसमें जब हमने क्रॉस रॉस लगाया तो हमें 8 क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट मिले। तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, 8 टोटल रिकॉम्बिनेंट, 16 टोटल ऑफस्प्रिंग, 100, ठीक है। तो चलो अब इसको काटो, 8 2 जा 16 और इसको काटो 50 आ गया, तो आपका परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना हो गया, 50। तो इस तरीके से आप कुछ भी जो है अपने परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने हमारे पास 100 ऑफस्प्रिंग थे, हमारे पास 50 रिकॉम्बिनेंट्स मिले। अब इसको बोला बताओ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बेटा कुछ नहीं करना है, जितने रिकॉम्बिनेंट मिले उसको टोटल ऑफस्प्रिंग से डिवाइड करो और परसेंटेज निकालो, तो इसके भी कितने आ गए, 50%। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप अपनी क्रॉसओवर वैल्यूज और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अब बेटा ऐसा भी एक सवाल आ सकता है कि आपको परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दिया होगा और आपको अरेंजमेंट पूछेगा। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक और कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगी मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान से देखो। सपोज दैट कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में मान लो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, ठीक है, और इसके बीच में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस था और इसके बीच में टोटल 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, सेंटीमॉर्गन नॉट सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना हुआ, 10%, 20% और 40%। तो हमेशा जब आपको अरेंजमेंट पूछेगा जीन का, तो जो सबसे ज़्यादा होगा, जैसे ए सी सबसे नंबर 1 पे आएगा, उसके बाद आएगा अपना बी सी और उसके बाद आएगा अपना ए, ठीक है। और अगर मैं इसका अरेंजमेंट देखूं तो क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे। इसका सबसे ज़्यादा जीन जो है, जो जब सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला होगा उसको सबसे आगे रखेंगे। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला कौन सा है, बोलो मेरे साथ। इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ए और बी के बीच में कितना है, 9, ठीक है। तो ए और बी ये तो नहीं हो सकते। बी और सी के बीच में कितना है भैया, 26%, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ए और सी के बीच में कितना है, 35%, तो आंसर क्या होगा, ये 35% होगा इसके बीच में। डन है, कोई दिक्कत ही कोई परेशानी नहीं। तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, 35%। सी और बी के बीच में कितना है आपका, 26%, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ए और बी के बीच में दिया नहीं, तो जो सबसे ज़्यादा वाला होता है उसको हमेशा आगे रखना चाहिए। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी कॉम्बिनेशन ए सी बी हो जाएगा, ठीक है। ए और सी के बीच में सबसे ज़्यादा और सी और के बी के बीच में उससे कम। आई होप कि इट इज क्लियर। जिसके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है, सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज होगा, उसको सबसे आगे रखना, फिर घटते आना, ठीक है। आगे बढ़े नाउ बच्चों। सो वी हैव कंप्लीटेड द जेनेटिक मैप, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द जेनेटिक मैप, अल्फ्रेड स्टुवेंट, ठीक है। उसके बाद हु डिस्कवर्ड द लिंकेज, टी.एच. मॉर्गन। Who is the Alfred Stewart? Student of Morgan, ठीक है। Distance between the gene calculated by the gene mapping. Distance between the gene is map unit is the centimorgan. Percentage of recombination equals to the distance of gene. What is the crossover value? It is nothing, it is the recombination percentage. How we calculate the crossover values? We calculate the crossover values by the recombination divided by the offspring into 100. So we can calculate the percentage. जिसका percentage of recombination सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे आगे रखना है। ऐसे ही सवाल आपको आएंगे और घबराना नहीं, ऐसे 1000 सवाल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, डोंट वरी। सो देखते हैं अब हमारी कहानी एनसीईआरटी की क्या कहती है। चलो आ जाओ रे, देखो। Morgan carried out several dihybrid cross in Drosophila to study the gene that between the sex linked, ठीक है। समझ में आई बात? देखो याद रखो, अभी मैं आप लोगों को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में भी पढ़ाऊंगी और शायद उसमें ये एग्जाम्पल आ जाए। सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ सेक्स डिसाइड करने के काम नहीं आते, उनके पास और भी बहुत सारे, क्रोमोजोम के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं बच्चों।
सो एक जो सेक्स क्रोमोसोम है, वो जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, वाई क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम सिर्फ टेस्टिस बनाने का काम नहीं आता। वाई क्रोमोसोम में बहुत सारे और भी जीन्स होते हैं जो पुरुषों की बहुत सारी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि बाल्डनेस, टकलापन, जैसे कि कानों में बाल आना, हाइपरट्राइकोसिस, ये वाई लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस है। तो आपको ये समझना है कि सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ सेक्स डिसाइड करने के अलावा भी बहुत सारे इनमें जीन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा ड्रोसोफिला में, आपने आई पढ़ा, मिनिएचर विंग वाले पढ़े, तो ये सब क्या करते थे बच्चों, ये सब सेक्स क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले जीन थे ना, और बहुत सारे अलग कैरेक्टर को भी इनहेरिट कर रहे थे। तो इट इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by the Mendel in the piece. जैसा कि आपने देखा, क्रॉस में आपने कोई अकल नहीं लगाई, जैसा फीमेल को फीमेल से क्रॉस करा देगा। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज द येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल टू द ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल intercrossed with in the F1 progeny. He observed that the two gene did not segregate independently और इनका रेशियो बिल्कुल डेविएट था। तो इसका मतलब ये, मेंडल में तो दो जीन इंडिपेंडेंट थे, कोई कहीं भी जा सकता था, पर यहाँ पे लिंकेज की वजह से दो जीन इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ये हम जानते हैं। मॉर्गन को उस समय नहीं पता था। ओके, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, मॉर्गन को पता था एक्चुअली, जब ये रिजल्ट आया तो मॉर्गन ने लिंकेज पहले ही खोज लिया था, तो उनको पता था इस वजह से नहीं हो रहा। ओके, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. He saw quickly that when the two genes in a dihybrid crosses were situated on the same chromosome, the proportion of the gene combinations were the much parental gene combination was much more higher than the non-parental combination. ये हम लोगों ने पढ़ा कि जो parental combination था वो ज़्यादा मिला था हमको। क्रॉस नंबर we have done 2 crosses, right? तो हमको parental वाले जो क्रॉस नंबर 1 था उसमें हमको ज़्यादा मिला था ना parental combination. Recombination कम मिला था recombinant. Morgan attributed this is due to the physical association of the linkage of two genes. ये क्यों हुआ? क्योंकि दो जीन के फिजिकल एसोसिएशन, ज़्यादा पास हो गए तो पेरेंटल ज़्यादा मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट कम, ज़्यादा दूर हो गए तो पेरेंटल कम मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल हमेशा ज़्यादा रहेगा, पर उसके प्रपोर्शन में रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा मिलेंगे। मतलब पेरेंटल मान लो 50% है तो रिकॉम्बिनेंट 30% मिलेगा। पर आपने देखा कि पहले वाले क्रॉस में सिर्फ 1.5% मिला था, दूसरे वाले में 35%, 37%, ठीक है। एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन अ क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने पेरेंटल टाइप ज़्यादा मिलने का कारण क्या बताया? लिंकेज, और रिकॉम्बिनेंट मिलने का कारण क्या बता दिया? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ठीक है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट द इवन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कुछ जीन बहुत ही टाइटली लिंक्ड रहते हैं और इनके में रिकॉम्बिनेशन का चांसेस बहुत कम होता है, जैसे क्रॉस ए में हुआ, जबकि अदर जो जीन्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनमें हाई रिकॉम्बिनेशन का चांसेस होता है, जैसे कि क्रॉस बी, ठीक है। For example, he found that the genes were white, genes white and yellow were very tightly linked, ठीक है, and showed only 1.3 recombination, while the white and miniature wings show the 37.2% recombination. His student Alfred Stewart used the frequency of recombination, percentage frequency मतलब percentage of recombination को use किया between the gene or the gene pair, ठीक है, of the same chromosome and measured the distance between the gene, ठीक है, and mapped their position, ठीक है, and mapped their position on the chromosome. Today genetic maps are extensively used as a starting point of the sequencing of whole genome, as it was done in the case of human genome sequencing project described later, ठीक है। ये NCERT का डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो बच्चों, तो अल्फ्रेड स्टूवेंट ने एक बहुत ही स्टूवेंट ने, ठीक है, एग्जैक्टली आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ कि नहीं, पर भावनाओं को समझो। सो अल्फ्रेड ने हमको ये बताया, स्टूवेंट ने हमको ये बताया कि दो जीन्स के बीच में अगर हम डिस्टेंस पता लगा पाए तो हम ये एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, ठीक है। लिंकेज से हमको ये पता चला कि कोई भी चीज़ रिकॉम्बिनेंट क्यों हो जाती है, ठीक है। लिंकेज से पता चला कि क्यों भी पेरेंटल टाइप क्यों ज़्यादा मिलता है, और रिकॉम्बिनेशन से पता चला कि दो जीन सेम क्रोमोसोम होने के बावजूद नया कॉम्बिनेशन क्यों देते हैं। सो बच्चों, आज हमने सीखा ड्रोसोफिला का लिंकेज रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल, और हमने सीखा अल्फ्रेड स्टूवेंट के द्वारा बनाए जाने वाले जेनेटिक मैप्स के बारे में, जेनेटिक मैपिंग के बारे में, और हमने क्रॉसओवर वैल्यूज सीखी और हमने उसका क्वेश्चन किया। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। अगर आपको ऐसे बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त मेरे लेक्चर चाहिए, यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन। क्लास 12 में
में जाओगे, मेरी फोटो पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपकी सारे लेक्चर्स आ जाएंगे प्लेलिस्ट वाइज। मैंने सारे लेक्चर प्लेलिस्ट वाइज बनाए अपने चैप्टर के, बढ़िया से देखो उसको, मजे करो, एंजॉय करो। पढ़ाई को कभी भी बोझ मत समझो। जिस दिन से आप पढ़ाई को बोझ समझने लगते हो उस दिन से पढ़ाई भी आपसे दूर भागने लगती है। तो किसी चीज़ को ऐसा करो जिससे प्यार हो जाए। तो भैया लड़का लड़की को तो शिद्दत से देखते हो, वाह कितनी सुंदर लग रही, वाह कितना हैंडसम लग रहा है, तो पढ़ाई को भी ऐसे देखो यार। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द अमेजिंग लेक्चर। तब तक थैंक यू सो मच बच्चा एंड बाय बाय।